हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से संकल्प कोचिंग क्लासेस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी को मेरी तरफ से राम राम। जो भी लाइव है उन सभी को भी मेरी तरफ से राम राम, और जो भी क्लास में बैठे हुए हैं उन सभी को भी मेरी तरफ से आप सभी को राम राम। आज फिर से स्माइल प्रोजेक्ट के तहत क्लास 10th का मैथ्स का 3rd नंबर का जो पेपर है, पिछले 2 पेपर हो गए थे और दोनों पेपर के मैंने वीडियो बना के अपलोड भी कर दिए थे, और आज पेपर 3rd जो है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका श्री गणेश करते हैं। पेपर 3rd जो है उसका श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश करते हैं और पहला पार्ट लेते हैं। पार्ट जो 1 है वो 1 नंबर का प्रश्न आता है और उसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि tan 10/cot80 का मान ज्ञात कीजिए। tan 10/cot80 का मान ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये tan 10 और cot80, ना तो हमें tan 10 का मान पता है ना cot80 का मान पता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है वो पूरक कोण है कि भाई tan का पूरक कोण कोट होता है। tan का पूरक कोण कोट होता है और हम जानते हैं कि tan 90 - थीटा बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। ये जो थीटा का मान है वो यहाँ है और tan का पूरा कोण क्या होता है, कोट। तो या तो आप tan को चेंज करो या कोट को। अपन tan को चेंज करते हैं तो tan इस 10 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 90 - 80। अगर मैं 90 में से 80 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 10। नीचे वाले को कुछ भी चेंज नहीं किया इसलिए नीचे वाले को कोट 80 का कोट 80 रहने देते। 90 में से 10 गया तो कितना, 10 बच रहा है। इसका मतलब tan 90 - थीटा, थीटा का मान कितना, 80। तो क्या होता है, कोट थीटा। ये हो जाएगा कोट थीटा की जगह 80 अपॉन कोट 80। कोट 80 से कोट 80 कट गया, कितनी बार कट गया, 1 बार। दूसरा प्रश्न, 2 समांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ क्या है। 2 समांतर रेखाओं, चाहे वो इस तरह से मान लो चाहे वो इस तरह से मान लो, ये 2 समांतर रेखा है। इन दोनों समांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। इनका बिंदुओं का जो बिंदु पथ होगा वो समांतर रेखाओं के, इन दोनों समांतर रेखाओं के, इसका अपन लिखेंगे कि समांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ उनके मध्य समान दूरी होगी। ये इसका आंसर है कि भाई 2 समांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है, उन दोनों बिंदुओं के मध्य समान दूरी होती है। अब अपन देखते हैं पार्ट बी, और वो पार्ट बी है 2 नंबर का। इसमें पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ऐसे सवाल आते रहते हैं और इस चैप्टर नंबर 2 का है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है। इसको इत्मीनान के साथ बोर्ड पर देखिएगा, समझिएगा और फिर उतारने की कोशिश करिएगा। जब भी हमारे पास सवाल आ जाता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर जितनी भी संख्या है पूर्ण वर्ग वाली नहीं, पूर्ण वर्ग वाली है। पूर्ण वर्ग जिनका, जैसे √3 का पूर्ण वर्ग नहीं है लेकिन √4 पूर्ण वर्ग है, तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या में आती है, तो हमें वो सिद्ध करना है। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो सबसे पहले आप माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को लिखने के लिए जो होता है वो होता है a/b। तो हम मान लेते हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर √5 का भी वर्ग कर दिया बराबर a/b का भी वर्ग कर दिया। √5 का वर्ग किया तो 5, और a/b का किया तो a²/b² इसका वर्ग हो गया, और मैंने व्रज गुणा कर दिया 5b² बराबर a²। यहाँ तक समझ में आ गया, और इसको अपन लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से देखना दोस्तों, मैं यहाँ लिखता हूँ कि चूँकि 5
ए स्क्वायर से विभाजित है। मैंने एक भाषा लिखी कि 5 ए स्क्वायर से विभाजित है। इसको मैं इधर सोल्व करके भी बता दूंगा कि 5 का भाग ए स्क्वायर में जाता है, इसलिए 5 ए से भी विभाजित होगा। 5 ए स्क्वायर से विभाजित है तो 5 ए स्क्वायर ए से भी विभाजित होगा। अब मान लीजिए कि ए की जगह है 10, अगर 10 का स्क्वायर में मैं 5 का भाग देता हूँ तो यानी 100/5 बराबर कितनी बार, यही कह रहा है कि 5 ए स्क्वायर से विभाजित है। 5 ए स्क्वायर से विभाजित 10 ले लिया, 10 के स्क्वायर 100 में 5 का भाग जा रहा है 20 बार, तो क्या 5 का भाग 10 में भी जाएगा, लेकिन उत्तर कितना आएगा कुछ अलग है। अगर मैं यहाँ लिख देता 10 की जगह 3 लिख देता कि 5 का भाग 3 के स्क्वायर में 2 नहीं जाता, तो 5 का भाग 3 में भी नहीं जाएगा। यही है कि जब 5 का भाग ए स्क्वायर में देते हैं तो विभाजित होता है, तो 5 का भाग ए में भी देते हैं तब भी विभाजित होता है। क्या दोनों में समान उत्तर आ रहा है? दोनों में समान उत्तर नहीं आ रहा है। तो जब अपन 5 का भाग ए में देते तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, इधर देखना है इसको। जब 5 का भाग ए में देते हैं तो जब 5 का भाग ए में देते हैं तो एक अन्य संख्या आती है, और अन्य संख्या क्या आ गई मेरे पास, सी। व्रज गुणा कर दिया, ए बराबर 5c। इस ए का मान समीकरण ए में रखते हैं तो रखने पर उत्तर आता है 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर 5 से 25 कितने बार कटा, 5c स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ पर आप पार्टीशन कर रहा हूँ मैं, मतलब आपको इधर से लिखना है, ये रेड कलर से कर दिया है इधर, मतलब यहाँ से फिर इसके बाद ये स्टार्ट हो रहा है। तो 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर हो गया। फिर से वही कि 5b स्क्वायर से विभाजित है, इसलिए यहाँ तो 5b से भी विभाजित होगा, अतः प्रथम व द्वितीय परिणामों से स्पष्ट है कि 5 पूर्णांक ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह कथन प्रारंभ में प्राप्त कथन का विरोधाभास था, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों फिर से बता देता हूँ कि माना जब भी ऐसा सवाल आता है तो हमें सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसको परिमेय संख्या मानिए, और परिमेय संख्या के लिए हमें पता है कि a/b लेते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों में वर्ग किया, यह आ गया। फिर 5a स्क्वायर से विभाजित है तो 5a से भी विभाजित है, जब 5a से विभाजित होता है तो कोई अन्य संख्या आती है, a बराबर हो गया 5c। इस a का मान अपन इसमें रख देते हैं तो 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर रहता है। फिर से वही कि 5b स्क्वायर से विभाजित है तो 5b से भी विभाजित है। तो फिर ये वाली भाषा है हर में लिखनी है, अतः प्रथम व द्वितीय परिणामों से स्पष्ट होता है कि 5 पूर्णांक ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह कथन प्रारंभ में प्राप्त कथन का विरोधाभास है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ऐसा सवाल फिक्स से हर बार परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है, संख्या कुछ भी हो सकती है। वीडियो पॉज करके फिर इसे ध्यान से सही तरीके से उतारिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित जीवा की लंबाई। मान लीजिए यह हमने एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया है,
इसका केंद्र हो गया, ये 10 सेंटीमीटर की तिर्जा है और इसका हमने वृत्त बना दिया। फिर इसने कहा कि वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित, वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित, ये 6 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वृत्त की जीवा की लंबाई बतानी है, यानी हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई बतानी है। तो कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। पार्ट सी 3 नंबर का सवाल आता है इसमें कि एक रोलर की लंबाई 2 मीटर है और व्यास 1.4 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि 5 चक्कर लगाने में वो रोलर कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। रोलर का मतलब हो गया बेलन, ठीक है। मान लीजिए ये रोलर है, इस रोलर की जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या है? 2 मीटर। इसका मतलब इसकी ऊंचाई हो गई। व्यास की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये इतना व्यास है 1.4 मीटर। तो हमारे पास रोलर की लंबाई का हो या रोलर की ऊंचाई का है दो, एक ही है। रोलर की लंबाई हो गई 2 मीटर हो गई और व्यास कितना दे रखा है? व्यास दे रखा है 1.4 मीटर। जब व्यास 1.4 मीटर है तो तिर्जा जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? तिर्जा हो जाएगी, व्यास का जो आधा होता है वही तिर्जा होती है। तिर्जा कितनी हो जाएगी? 0.7 मीटर। इसने कहा 5 चक्कर, तो वक्र ये बेलन का है, अगर पूरा घूमेगा इसका मतलब ये हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। पहले एक चक्कर का निकालते, यानी ये अगर रोलर इस तरह से घूमेगा, यानी ये वाला भाग, ठीक है, ये जब ऐसे घूमेगा सड़क पर तो ये वक्र भाग है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h, ठीक है। यहाँ लिख दिया 2πr/h। 2 पाई का मान हमें पता है 22/7, तिर्जा आ गई 0.7 इंटू रोलर की ऊंचाई कितनी हटाया, कितना आ गया नीचे 10, 7 से 7 कट गया, 22 चौक 88, यानी 8.8 मीटर स्क्वायर कहो या वर्ग मीटर। जब रोलर एक चक्कर लगाएगा तो 8.8 मीटर स्क्वायर की क्षेत्रफल कवर करेगा। हमें कितना? तो 5 चक्कर लगाने पर, एक चक्कर 8.8 मीटर स्क्वायर, तो 5 चक्कर लगाने पर 8.8 इंटू 5, 8 पंजा 40, 8 पंजा 40 और 4 44, यानी ये हो जाएगा 44.0 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल कवर करेगा। 44.0 मीटर स्क्वायर लिखो या 44 वर्ग मीटर लिखो। नेक्स्ट सवाल सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि दो द्विघाती व्यंजकों के लस व मस क्रमशः ये और ये दे रखे दोनों व्यंजक ज्ञात कीजिए। हमें जब भी हमें पता है कि लस यूँ लिख सकते हैं अपन, मस इंटू लस बराबर होता है प्रथम व्यंजक इंटू द्वितीय व्यंजक। ये एक सूत्र होता है कि जब भी सवाल आ रहा हो या किसी पार्ट में दे रखा हो तो मस इंटू लस बराबर प्रथम व्यंजक इंटू द्वितीय व्यंजक। अब हमारे को क्या करना है? दोनों व्यंजक ज्ञात करने हैं। जब 4 चीज़ ऐसी दे रखी हो तो इनमें से कोई 3 दे रखी होती है, एक निकाल। लेकिन अब क्या है, हमारे पास दोनों चीज़ ये दे रखी है और ये दोनों निकालनी। तो दोनों चीज़ में लस कितना दे रखा है? आपको मस दे रखा है x-1 और इंटू लस दे रखा है, लस दे रखा है x की घात 3 - 7x + 6 बराबर। प्रथम व्यंजक और द्वितीय व्यंजक नहीं दे रखा है, तो मान लेते हैं कि अपना प्रथम व्यंजक है a और द्वितीय व्यंजक है b। हमने ऐसा मान लिया। अब मैंने यहाँ कोष्टक क्यों किया वो देख लेना कि पहला मस ये है, लस ये है, प्रथम व्यंजक a मान लिया, द्वितीय व्यंजक b मान लिया। अब इस सवाल में हमारे को मस दे रखा और लस दे रखा। दोस्तों इस सवाल को ध्यान से समझना, फिर उतारने की कोशिश करना। तो जब हमारे पास मस दे रखा और एक लस दे रखा है, तो मस और लस की मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। लस क्या होता है? कॉमन प्लस सब, और मस क्या होता है? सिर्फ कॉमन। यानी वो लस में से भी निकलता है, वो मस में से भी निकलता है, वो एक व्यंजक होता है उसमें से भी निकलता है और दूसरे व्यंजक में से भी निकलता है। इसका मतलब मस जो है वो सभी में से कॉमन निकलता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि क्या वो व्यंजक यहाँ पर भी होगा मस, वो मस यहाँ पर भी होगा और वही मस यहाँ पर भी होगा और वही मस यहाँ पर भी होगा। ऐसा कह सकता हूँ मैं। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि वही मस यहाँ पर भी है
और यही मास यहाँ पर भी है। अब मैं इन सब में से x माइनस 1 कॉमन निकाल देता हूँ तो अंदर बच जाता आपका x माइनस 1 इंटू एक्स की घात 3 माइनस 7x प्लस 6 बराबर x माइनस 1 कॉमन निकल गया, इधर बच गया a इंटू x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया। फिर से हमारे पास जो चीज़ है वही आ गई, x माइनस 1 x की घात 3 माइनस 7x प्लस 6 बराबर a इंटू बी। अब हमें मान किसका निकालना है, a और b का। जो a और b का मान है वो आप समीकरण नंबर इसको मान लीजिए a और इस a में रख देना, यही आपका प्रथम और द्वितीय व्यंजक निकल जाए। अब मान कैसे निकालते, तो इस छोटे वाले बहुपद का भाग बड़े वाले बहुपद में दो, और मैं यहाँ पर भाग दे रहा हूँ। ये भाग का जो काम है आपका रफ काम है, तो मैं आप भाग यहाँ दे रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कि भाग कैसे देते। जब भाग हो जाए तो आप लोग भाग अपने रफ कॉपी मतलब रफ पेज पे करना, इस कॉपी के साइड में से लाइन खींच के फिर करना। अब भाग देना है, भाग देने का तरीका यहाँ पर क्या है, x की घात 3 है, इसको हटाना है तो मुझे इस पूरे पद को किससे गुणा करना, पूरे पद को गुणा करने पड़ेगा x स्क्वायर से। जब मैं x का स्क्वायर का गुणा x से करूँगा तो x की घात 3, और फिर x स्क्वायर का गुणा 1 से करूँगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ऐसा पद है x स्क्वायर? नहीं है, तो आप इसको इधर से अलग से लिख दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस ये आया था तो ये प्लस हो गया, कट गया। तो पहले बड़ी घात में क्या है, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 7x प्लस 6। अब यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को हटाना तो इस पूरे पद को किससे गुणा करना है, प्लस एक्स से। तो एक्स का गुणा एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स का गुणा ऐसे किया तो प्लस एक्स हो गया। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया, ये हो गया माइनस 6x प्लस 6। अब इसको करना है, इसको मैं माइनस 6 से गुणा करता हूँ, माइनस 6 से गुणा करता हूँ तो माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 6, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कट गया, नीचे कितना आ गया आंसर 0। यानी भागफल कितनी बार गया, भागफल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इस भागफल को मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। मैंने इसका भाग इसमें दिया तो भाग गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर a इंटू बी। इसके गुणनखंड करने का तरीका मैंने बताया कि पहले पद का गुणा तीसरे से करते। फिर से बता रहा हूँ, पहले का गुणा तीसरे से करते हैं, तीसरा हो जाए माइनस 6x स्क्वायर, इसके दो टुकड़े करते हैं माइनस 3x और 2x, 3 दूना 6x स्क्वायर। लेकिन ये आ रहा है माइनस का, ठीक है, और इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है, घटाने पर प्लस। इसका मतलब ये प्लस का और ये माइनस का, इसके टुकड़े हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर a इंटू बी। एक्स कॉमन निकाला तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन निकाला, सॉरी माइनस 2 कॉमन निकाला तो x प्लस 3 बराबर a इंटू बी। ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर a इंटू बी। तो a का मान हो जाएगा x प्लस 3, b का मान हो जाएगा x माइनस 2, और ये दोनों मान अब a और b ये दोनों मान इस वाले बहुपद में रख देते, इस पूरे समीकरण में रख देते, तो वही हमारा प्रथम व्यंजक और वही हमारा द्वितीय व्यंजक आ जाता है। तो a का मान कितना आ गया, x प्लस 3, और b का मान आ गया x माइनस 2। अगर इन दोनों को मैं यहाँ रखता हूँ तो यह मेरे पास जो समीकरण बन जाएगी x माइनस 1 इंटू एक्स की घात 3 माइनस 7x प्लस 6 बराबर a का मान कितना आया, x प्लस 3 इंटू में क्या है x माइनस 1, फिर इंटू b का मान कितना आया है x माइनस 2, और इंटू में कितना है x माइनस 1। यानी a और b का मान मैंने पूरा समीकरण नंबर 1 में रख दिया, और लास्ट स्टेप हमारी ये आ गई। तो a का मान x प्लस 3 और b का मान x माइनस 2। अगला सवाल है कि 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग बताना। यानी 1 से लेकर 1000 के बीच में
जितनी भी संख्या है उन संख्या में जिस संख्या में 3 का भाग जाता है और वो भी कौन सी विषम संख्या। तो स्टार्ट करते 1 में 3 का भाग जाता ही नहीं है, 3 में 1 का भाग, 3 में 3 जाता है, 6 नहीं 7, 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 नहीं 9 में जाता है। इसी तरह 15 में 12 में भी जाता है, लेकिन 12 में और 15 विषय में, इस तरह जाता रहता है और लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 999 तक जाएगा। ठीक है, तो यह हमारे एक समांतर श्रेणी बन गई। तो इसमें a का मान, a मतलब प्रथम पद कितना है 3, d का मान, और d बराबर क्या होता है सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है दूसरे में से तीसरे, पहले को घटाओ 9 में से 3 6, 15 में से 9 6, यानी 9 - 3 बराबर कितना 6, और अंतिम पद an बराबर कितना है 999, यानी हमें n का मान निकालना है। तो an बराबर a + n - 1 इंटू डी, an बराबर a + n - 1 इंटू डी। an का मान कितना है, n का मान है 999 बराबर पहला पद कितना है 3, n का मान नहीं है, d का मान कितना है 6, गुणा कर दिया 999 बराबर 3 + 6n - 6, 6 में से 3 गया -3, ये -3 इधर आया तो ये हो जाएगा 999 बराबर -3 + 6n, -3 का -3 इधर आया, भाई ये होगा ना 3 + 6n - 6, 6 में से 3 गया तो -3 इधर आया तो 9 10 11, यानी ये हो जाएगा 999 में 3 जोड़ दिया तो 999 में 3 जोड़ो कितना 9 और 3 10 11 12, 1 9 और 1 10, 9 और 1 10, यानी 999 में 3 जोड़ा तो 1002, 1000 और 1002, ये हो जाएगा आपका 1002 बराबर 6n। n का मान निकालना है तो 1002 में किसका भाग देना है 6 का, 6 का भाग अपन 1002 में देते हैं तो 6 कम 6, 10 में से 6 गया 4, ऊपर से उतरा 0, 36, 10 में से 6 गया 4, 7 छंग 42, यानी 167, n का मान कितना आ गया 167। इसने कहा कि सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मैं यहाँ कर देता हूँ। योग ज्ञात करने का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू डी। अब योग ज्ञात करना है, n का मान कितना है 166, यहाँ लिख दिया 166/2, 2a का मान कितना है 3 + 167 - 1 इंटू डी का मान कितना 6, 167/2, 3 × 2 6 प्लस 167 में से 1 गया तो 166, 166 का गुणा किससे करना है 6 से, फिर उसमें 6 जोड़ने हैं, फिर आपको करना है, ये हो जाएगा 167/2, 6 प्लस चतरंग 36 हासिल 3, चतरंग 36 और 3 39 का 9 हासिल 3, 6 कम 6 6 और 3 9, 996, और 996 में आप 6 जोड़ोगे तो 996 और 6 6 6 12, ये हो जाएगा 4 और 2 1002, यह आ जाएगा आपका 167/2 इंटू 1002, 6 और 6 12, 2 9 और 1 10 और 9 और 1 10। अब 2 का भाग अगर अपन इसमें देते हैं तो ये जाता है 501 बार, 501 बार जाएगा, और 501 का गुणा 167 से करना है, इसका आंसर आ जाएगा 167 का गुणा मैं 501 से कर रहा हूँ, 7 6 और 0 6 हो गया, फिर 1 का गुणा 1 से क्या 1, 7 5 35 और 0 35 और 1 36, 36 का 6 हासिल लग गया 3, ठीक है, फिर 0 6 5 30, 30 और 3 33 का 3 हासिल लग गया 3, ठीक है, फिर आपके हो जाएगा 5 5 और 3 हो जाएगा 8, यानी 83,667 इसका आंसर आ जाएगा कि भाई उसके विषम संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 83,667 इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट डी
6 नंबर का सवाल है, वही ग्राफ का है। इसके ग्राफ चित्र बनाना, ग्राफ बनाना और निर्देशांक ज्ञात करना और ये बताना है कि हमें ये y अक्ष को कहाँ काटे। तो पहले अपन दोनों समीकरण को सोल्व करते। पहला समीकरण है मेरे पास 3x + 2y = 12। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपको ऐसे मान निकालने हैं तो 3x, x वाले को इधर रखो, y वाले को उधर भेज दिया, 12 - 2y यानी उसका पक्षांत करिए। फिर x के गुणे में 3 है तो हटा देंगे, वो कहाँ चला जाएगा, 12 - 2y/3। अब हमें क्या करना है, y का मान रखना है, x का मान निकालना। तो y का मान मैं सबसे पहले रख देता हूँ 0। जब y का मान 0 रखा तो x का मान 2, 12 - 2 × 0 कितना, 3। 0, 3 का भाग 12 में कितनी बार गया, 4 बार, यानी x का मान कितना आ गया। अब आपने जब इसमें से y का मान आपने रख दिया 0, अब अगला मान आपको क्या रखना है, वही मैंने अगला मान आपको सोचना नहीं कि y का मान 1 रखो, सोचना कुछ भी नहीं है। इस 3 में 0 जोड़ दो, इसका मतलब y का मान, अगला मान अपन क्या रख देते, y का अगला मान रख देते 3। तो x का मान हो जाएगा 12 - 2 × 3/3। ऐसा अगला मान क्या रखे, उसके लिए इस हर के अंदर इसको जोड़ दो। तो 0 में 3 जोड़ा तो कितना गया, 3। 2 × 3 6, 12 में से 6 गया 6 और 3 का भाग 6 में दिया तो 2। तो x का मान कितना आ गया, 3। अगला मान क्या रखे, 3 में 3 जोड़ दिया 6, 6 × 2 यानी अगला मान क्या रख दिया 6। x = 12 - 2 × 6/3। 12 में से 12 क्या, 0, 0/3 क्या तो 0। हमारे पास सारणी बने, सारणी के अंदर देखते हैं कि x और y के मान जो हमें क्या प्राप्त हुए। सबसे पहले y का मान आपने 0 रखा तो x का मान क्या प्राप्त हुआ, 4। फिर y का मान आपने 3 रखा, x का मान 2 प्राप्त हुआ। y का मान 6 रखा, x का मान 0 प्राप्त। अब अपन यहाँ लिखते हैं सेकंड समीकरण, 5x - 2y = 4। आप दोस्तों पहले यहाँ बोर्ड पर देखिए फिर उतारो, साथ साथ में मत उतारो, नहीं समझ में आएगा। ये कहीं भाग के नहीं जा रहा है वीडियो, आपको उतारने के लिए वीडियो पॉज कर दीजिए फिर आराम से उतारना, पहले आप इसको समझिए। वही अब इसमें क्या करना है, 5x इधर ही रखना है, इस 2y का पक्षांतर किया उधर गया तो प्लस का 2y, x के गुणे में 5 है, हटाया तो कहाँ गया, नीचे बटे y। अब क्या करना है, y का मान रखना है, x का निकाला तो स्टार्टिंग में y का मान रखते, वही y का मान क्या रख देते अपन, यहाँ पर 0 नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि 0 रखेंगे तो 5 का भाग 4 में नहीं जाता। फिर y का मान 1 रखे तो 4 और 2 6 नहीं होता, y का मान 3 रखे तो 3 दूना 6, यानी y का मान मैंने क्या रख दिया, 3 रख दिया। तो x का मान आ जाएगा 4 + 2 × 3/5। 6, 6 और 4 10, 5 का भाग कितनी बार 2, यानी y का मान आपने 3 रखा तो x का मान कितना आ गया, 2। अगला मान रख देते अपन, अगला मान क्या, 5 में 3 जोड़ दिया 8, y का मान रख देते 8। तो x का मान हो जाएगा 4 + 2 × 8/5। 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 5 का भाग 20 में कितनी बार गया, 4 बार। खूब है, बस ज़्यादा मान नहीं निकालने, क्योंकि आपको देखो एक चीज़ देखना कि जब भी अगर आप समीकरण के मान निकालते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये आ गया 2x का मान 2 आया और y का मान 3 आया, क्या ऐसा मान इधर आ रहा है, इसका मतलब ग्राफ प्रतिच्छेदी बनेगा और हमें इसकी ही ज़रूरत है। स्टार्टिंग में y का मान 3 रखा है, x का मान कितना आया 2, अगला y का मान 8 रखा है, x का मान कितना आया 4। बस इससे ज़्यादा हमें मान नहीं निकालना है, ठीक है। तो ये तो बन गया है आपके पास, पहला समीकरण सोल्व किया और आपने दूसरा समीकरण सोल्व किया, एक्स वाई और एक्स वाई के मान निकाल दिए। इस समीकरण और इस समीकरण में देखते तो ये जो मान है सेम निकल रहे, इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा। पहले आप इसे उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके फिर उतारना, फिर अब मैं आपको इसका ग्राफ कैसे बनता है वो देखते हैं। अब देखते हैं ग्राफ कैसा बनता है। ग्राफ बनाने के लिए दोस्तों अपन लाइन खींच देते हैं, ठीक है। मैं इस वाले मान को भी यहाँ रख रहा हूँ, इधर 2 3 x y 2 और 3। फिर अगला मान क्या रखा था अपन ने, y का 8 रखा था तो 4 आ गया था, यहाँ रख दिया था। और अगला मान अपन यहाँ रख देते हैं, ये x हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा। ये मूल बिंदु 0, यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7
इधर भी रख दिया, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इसका 5 और माइनस का 6। इधर रख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ रख दिया हमने 8। इधर रख दिया माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। हालांकि हमारे पास माइनस के मान नहीं है, रख दिया हमने। इसको एक्स, इसको एक्स क्षैतिज अक्ष, इसको ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं। अब अपन को क्या करना है कि एक्स का मान 4 है और वाई का मान 0। एक्स का मान 4 और वाई का मान 0 यहीं पर आएगा, मिला दिया। x का मान 2 और y का मान 3, x का मान है 2 और y का मान कितना है 3, यानी यहाँ पर मिला दिया। x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0, y का मान 6। और इसको मैंने ग्राफ को इस तरह से मिला दिया। मेरे पास अभी स्केल नहीं है, इस वजह से मैं इसको ऐसे ही मिला रहा हूँ। आप इसको व्यवस्थित करेंगे, मिलाएंगे तो मिल जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि ये इस तरह से इसको मिलेगा, ठीक है। अब अपन अगला मान रखते हैं, x का मान 2 और y का मान 3 यहीं पर आएगा, और x का मान 4 और y का मान 8, यानी x का मान 4 और y का मान 8 ये यहाँ आएगा, और यहाँ आएगा तो इसको ये इस तरह से काटेगा, इस तरह से काटेगा तो यहाँ चला गया। अब देखो इसने ये कहा था कि ये y अक्ष को कहाँ पर काटता है, ठीक है। एक मिनट, इसको अगर अपन ध्यान से लाइन मिलाएं सही ढंग से लाइन मिलाते हैं तो ये मिल जाएगी इस तरह से। आप स्केल से सुव्यवस्थित ढंग से मिलाएंगे तो ये इस तरह से आएगी, ठीक है, इस तरह से मिलेगी। अब इसने कहा कि ये y अक्ष को, ये पूरा y अक्ष को कहाँ काटती है, तो y अक्ष को देखो ये 0 और ये 6 पर काट, ये 0 और -2 पर काटे, तो अपन लिख सकते हैं कि y अक्ष को 0 और 6 तथा 0 और -2 पर काटती है। y अक्ष को 0 और 6 और 0 और -2 पर काटती है। आप ग्राफ को, इन मानों को ग्राफ पेपर पर पॉइंट अच्छी तरह से लगाकर उसको स्केल से मिलाएंगे तो शायद व्यवस्थित बनेगा। यहाँ पर मेरे पास स्केल नहीं है, इस वजह से बन रहा है, और पॉइंट आएंगे 0 और 6 और 0 और -2 पर काटती है। अगला सवाल है, सवाल काफ़ी बड़ा है, देख के डरना नहीं है, और जितना सवाल बड़ा होता है उतना ही सवाल छोटा होता है, ये ध्यान दोस्तों याद रखना। और देखना इसका सोल्यूशन कितना बड़ा सवाल है, सोल्यूशन इतना सा है। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इस प्रमेय का उपयोग करके x का मान निकाल। तो ये तो पूरी आपको प्रमेय दी, ठीक है। सवाल तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जितना सवाल उतना ही नंबर है। तो ये पूरी प्रमेय दे दी, तो यानी एक त्रिभुज दी दिया ABC, उसी के BC के समांतर ही हमने एक रेखा खींच दी DE, और हमें x का मान बताना है। और ये जो प्रमेय है वो आपकी किताब की प्रमेय है, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय कहो या थेल्स प्रमेय कहो। तो अपन इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं, और सोल्व करते हैं यहाँ लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में, इस पूरे त्रिभुज ABC में ये जो भुजा है कौन सी, DE जो भुजा है वो किसके समांतर है, BC के समांतर है, ठीक है। जब DE BC के समांतर है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, इस कोष्टक में लिख सकते हैं आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, ठीक है। अब AD का मान हमारे को कितना दे रखा है, AD का मान दे रखा है x, DB का मान कितना दे रखा है x -2, AE का मान कितना दे रखा है x + 2, EC का मान कितना दे रखा है x -1। दो भिन्न संख्या के बीच में जब बराबर का चिन्ह होता है तो वृत्त गुणा x का गुणा
x माइनस 1 से करेंगे और x माइनस 2 का गुणा x प्लस 2 से करेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हट गया, माइनस से माइनस हट गया, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 4। और ये जो प्रमेय है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। ये परीक्षा में आती है, इंपॉर्टेंट है। तो x का मान कितना आया, x का मान आया 4 आया। तो यहाँ पर दोस्तों आज का जो पेपर नंबर 3 था वो ख़त्म होता है। इसके 10 प्रश्न मैंने आपको सोल्व किया। ये आप अगर अभी जो अवेलेबल है, जो अभी ऑनलाइन है वो तो देख रहे हैं, बढ़िया बात। अगर जो नहीं देख सक रहा है तो जो ऑनलाइन है वो देख रहे हैं, वो अपने दोस्तों को बताएं कि इस लिंक पर, मेरी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, उस लिंक पर जाके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आपको पूरा वीडियो सोल्व सहित मिलेगा। आप मैं हर बार हर पेपर कराने के बाद मैं एक ही बात कहता हूँ, क्लास 10th वाले आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय का उपयोग करते हुए पढ़िए, सोल्व कीजिए क्वेश्चन को। और अगर आपको नहीं आता है तो मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरा व्हाट्सअप नंबर 8003946980, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप कुछ भी सॉल्यूशन, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है किसी प्रश्न में, तो आप प्लीज़ 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 इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये मुझे प्रॉब्लम है। बस सिर्फ ओनली फॉर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट नहीं, क्योंकि सबकी गुड मॉर्निंग होती है और सबकी गुड नाइट होती है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदाई लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। राम राम।